हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग प्रोडक्शन फंक्शन देखें, ठीक है। यूजीसी नेट के एग्जाम में, हम लोग का नेट का एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन इससे पूछा जाता है उस टाइप का सारा टॉपिक हम इसमें डाल दिए हैं, ठीक है। तो चलिए एक एक करके सबको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं किसको है। तो प्रोडक्शन फंक्शन बोलने का मतलब क्या होता है, आपका टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स। समझना है, टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। आम बोलचाल भाषा में सिंपल समझिए कि भाई कि ऐसे समझिए कि कितना इनपुट उसमें डालेंगे तो हम लोग का कितना उसका आउटपुट निकल करके आएगा। सिंपल, ठीक है। इसी को ऐसे समझ लीजिए कि कितना रॉ मटेरियल डालेंगे तो कितना आपका फिनिश गुड्स बन करके आएगा। समझ में? ये सिंपल भाषा में इसका मतलब है। जैसे कि अगर और थोड़ा समझाएं तो मान लीजिए आपको शर्ट बनाना है, ठीक है। शर्ट बनाना है तो कितना केजी का कॉटन, कितना केजी कॉटन आप डालें एज अ रॉ मटेरियल तौर पे, और कितना आपका नंबर ऑफ शर्ट बन करके आया, यानी कि एज ए फिनिश गुड्स बन के। तो ये इसका मोटा मोटी मतलब होता है, ठीक है। अब इसको ना हम लोग एक्सप्रेशन पे रिप्रेजेंट करते हैं और वो क्या है आपका ये वाला, यानी कि Q इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। ये इस एक्सप्रेशन में यानी कि कितना आउटपुट निकलेगा अगर जैसा हम एक लेबर और कैपिटल को रखेंगे तो, ठीक है। तो ये है इसका मतलब कि भाई लेबर को लेके चलेंगे और कैपिटल को लेके चलेंगे तो कितना हम लोग का आउटपुट आएगा अगर इन दोनों का फंक्शन को लेके चलते हैं। तो अगर फंक्शन को लेके चलते हैं मतलब अगर आप लेबर में चेंजेस लाते हैं तो आपका आउटपुट में कितना चेंजेस देखने को मिलेगा। क्या कैपिटल में भी चेंज आ सकते हैं? तो जवाब है नहीं। शॉर्ट रन में ये हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है। शॉर्ट रन में हम लोग का कैपिटल क्या होता है, फिक्स होता है। क्लियर? तो यही इसमें चीज हम लोग को समझना है। अब चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। अब डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट रन और लॉन्ग रन क्या होता है। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन देखिए, शॉर्ट रन में क्या होगा कि आपका एक फैक्टर आपका फिक्स होगा, आपका एटलीस्ट एक फैक्टर आपका फिक्स होगा, और इसमें लॉन्ग रन में सारा का सारा फैक्टर आपका वेरिएबल होगा। क्लियर? इसमें आपका एक फैक्टर आपका फिक्स होगा और इसमें कोई भी जितना भी फैक्टर है सबका सब आपका फिक्स होगा। अब क्योंकि दो फैक्टर लेके चलते हैं यहाँ पर, तो क्वांटिटी इज इक्वल टू फंक्शन, और एक लेबर क्या और दूसरा क्या कैपिटल। तो देखिए लेबर आपका रहता है वेरिएबल, दो फैक्टर लेके चलते हैं ना इसमें शॉर्ट रन में। एक आपका लेबर रहता है आपका वेरिएबल, और के यानी कि कैपिटल, कैपिटल को सी से नहीं के से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये आपका क्या रहता है, फिक्स। तो ये जो शॉर्ट रन में जो फिक्स वाला फैक्टर है ना यहाँ पर, वहां पर कैपिटल वाला पार्ट आपका फिक्स है, लेबर आपका वेरिएबल रहता है। लॉन्ग रन में सब वेरिएबल रहता है। क्लियर? अब आ जाइए सप्लाई एडजस्टमेंट में। शॉर्ट रन में सप्लाई आप इजिली बढ़ा नहीं सकते, लेकिन लॉन्ग रन में ऐसा आप कर सकते हैं, सप्लाई को बढ़ा सकते हैं। अब ऐसा क्यों? देखिए शॉर्ट रन को समझिए। अब अगर आपको एक एग्जांपल दें, मेन क्या है ना, ये चीज आपको समझ में इसलिए थोड़ा नहीं आता है क्योंकि ये जितना भी आप एग्जांपल देख रहे हैं ना, ये सब बड़ा बड़ा जाइंट कंपनी का एग्जांपल दिया रहता है बुक में जितना भी देखे रहते हैं। ये जो मीनिंग जो आप देख रहे हैं ना, ये इस टाइप का, ये बड़ा बड़ा जाइंट कंपनी के लिए दिया रहता है। और हम लोग एज ए टीचर क्या करते हैं कि छोटा मोटा बिजनेस का, बाहर जो समोसा बेचता है उसका, या बोलिए आपका स्कूल का, आपका पर्सनल लाइफ का देते हैं, तो उसे आपको समझ में नहीं आ पाता है, उसको आप लोग सर रेट नहीं कर पाते हैं। अब जैसे देखिए हम आपको बोले, अगर आप इसमें से आप बोलिएगा कि सर शॉर्ट टर्म में सप्लाई क्यों इंक्रीज नहीं कर सकते, तो पहले बात तो देखिए, एक पहले कंफ्यूजन कर लेते हैं। बहुत सारा बच्चा लोग क्या लगता है कि भाई शॉर्ट टर्म मतलब क्या, कि 5 साल तक कोई बिजनेस रहता है उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म, और लॉन्ग मतलब क्या, 5 साल तक। देखो नहीं, वो यहाँ पर नहीं चलता है, ठीक है। यहाँ शॉर्ट टर्म बोलने का मतलब क्या है कि एक वेरिएबल आपका एक फैक्टर आपका वेरिएबल है और एक फैक्टर आपका फिक्स है। यहाँ पर जितना भी फैक्टर है सबका सब वेरिएबल है। सप्लाई क्यों नहीं इंक्रीज होता है? अब आप बोलिएगा कि सर इसमें तो सप्लाई इंक्रीज क्यों नहीं होगा। मान लीजिए जैसा आप एक तर्क दीजिएगा कि एक समोसा हम लोग बेच रहे हैं एज यूजुअल, छोटा एग्जाम्पल में समोसा बेच रहे हैं, 1000 नंबर ऑफ समोसा बेचना था दिन भर में, सुबह से लेके शाम तक, लेकिन किसी कारण से पूरा समोसा 2 बजे तक ही बिक करके खत्म हो गया, ठीक है। तो अब बाकी टाइम तो लोग खाली बैठ गए, तो अगला दिन क्या किए, अब 1000 की जगह 1500 समोसा लेकर के आए, ताकि भाई अब पूरा दिन भर बेच पाएंगे और ज्यादा प्रॉफिट थोड़ा होगा। तो आप बोल सकते हैं सर यहाँ तो सप्लाई बढ़ा, तो आप कैसे बोल नहीं बढ़ेगा। यही तो बात है बच्चों। बात ये है कि आप जो एग्जांपल दे रहे हैं ना, ये एकदम छोटा सा बिजनेस के लिए है, और ये सब जो चीज लिखा हुआ है ना, आपको ठेला गुमटी, पान ठेला, समोसा, चाय, सिंघाड़ा, इसके लिए नहीं है। ये एकदम जाइंट कंपनी के लिए है। जैसे कि हम आपको उदाहरण देते हैं, देखिए मान लीजिए सैमसंग का कंपनी, ठीक है। सैमसंग एक बहुत नामी कंपनी है।
सैमसंग साल भर में जो उसका 55 इंच का टीवी है ना, उसको मान के चलिए कि भाई हम पूरा साल भर में 1 लाख नंबर ऑफ टीवी बेचेंगे पूरा साल भर में, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक, साल भर में पूरा बेचने का सोचिए। अब मान लीजिए कि 9 महीना पहुंचा नहीं, उसका पूरा 1 लाख टीवी बिक गया, तो क्या तुरंत वो बढ़ा सकती है? अभी भी उसके पास है ना, सात, अभी भी 5 महीना है कि नहीं, तो क्या पहना 5 महीना में प्रोडक्शन बढ़ा देगी? तो जवाब है नहीं, ऐसा वो नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि जितना भी बड़ा बड़ा कंपनी होता है ना, जितना भी बड़ा बड़ा कंपनी होता है, वो सब पहले से ही अपना बजट बना करके रखता है कि किसमें कितना कितना पैसा एलोकेट होगा, किसमें कितना कितना पैसा जाएगा। कि भाई मोबाइल बनाएंगे तो उसमें कितना पैसा जाएगा, टीवी में, कूलर में, फ्रिज में, सब में सैमसंग ग्रुप ये डिसाइड करती होगी। तो एक बार अगर डिसाइड हो गया कि मान लीजिए 55 इंच का टीवी में डिसाइड हुआ, तो भाई इतना हम लोग 1 लाख नंबर ऑफ टीवी बनाएंगे, और जिसमें जो भी पैसा लगा हो उतना अमाउंट वो लोग एलोकेट कर दिया। अब साल भर से पहले अगर वो टीवी बिक गया, तो ऐसा नहीं होगा कि उस साल में ही इसको दोबारा सप्लाई बढ़ा दिया जाए, नहीं, अब वेट कीजिए अगला साल का। ठीक है, सेम आपका हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी करती है, सेम सेम चीज। हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बजट निकालती है कि नहीं? हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बजट निकालती है, तो मान लीजिए कब निकालती है? 1 फरवरी को निकालती है। तो मान लीजिए 1 फरवरी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड की भाई 1,000 करोड़ रुपया एजुकेशन पे खर्च करना है हम लोग को, ठीक है। और मान लीजिए 7 महीना आया नहीं कि पूरा पैसा खत्म हो गया, तो क्या इंस्टेंट में क्या वो बढ़ा देगी सप्लाई कि नहीं अब पैसा खत्म हो गया एजुकेशन में, तो काम करो तो बजट और बढ़ा दो? नहीं, अब वेट करो अगले साल का। तो मेन ये है। तो ये जो आप लोग जो पढ़ते हैं ना, ये छोटा मोटा बिजनेस ठेला पान गुमटी का एग्जाम्पल नहीं रहता है, ये थोड़ा बड़ा लेवल का एग्जाम्पल रहता है, जाइंट कंपनी सबका एग्जाम्पल रहता है। ठीक है, अब वहां पर वो 100% करेक्ट भी है। ये सब कंपनी में ना प्रॉपर प्लान व्लान करके बनाना पड़ता है। अगर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में ध्यान से अगर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अगर पढ़े होंगे, तो उसमें देखिएगा, उसमें साफ लिखा था कि जो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई है, ये प्लान रहता है, एक्चुअल में थोड़ी ना हुआ रहता है। ये सब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का प्लान एग्रीगेट डिमांड रहता है और प्लान एग्रीगेट सप्लाई रहता है, सब कुछ पहले से प्लान किया जाता है। तो ये इसका मेन कारण है बच्चों। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक छोटा सा डिफरेंस बिटवीन है, एक है वेरिएबल फैक्टर और एक है आपका फिक्स फैक्टर। एकदम सिंपल सा जो आप कॉस्ट पे पढ़े होंगे ना, हम यहीं पर उदाहरण देते हैं, वो सेम टाइप का आ जाएगा। अब वेरिएबल फैक्टर को समझ लीजिए वेरिएबल कॉस्ट। इसमें सिंपल क्या है कि भाई कि आपका ये जो है वेरिएबल कॉस्ट या वेरिएबल फैक्टर आपका चेंज होगा एज पर आपका आउटपुट के हिसाब से। जैसे कि उस मान लीजिए समोसा वाला जो आप एग्जांपल दे रहे थे, तो मान लीजिए उसी एग्जांपल को हम कंटिन्यू कर दे थोड़ा सा, तो अगर आप समोसा ज्यादा बनाइएगा तो आपका क्या होगा? वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा आएगा। समोसा कम बनाइएगा, आपका वेरिएबल कॉस्ट कम आएगा, है कि नहीं? तो ये है आपका वेरिएबल फैक्टर। फिक्स फैक्टर में क्या है? आपका वो फिक्स रहता है, सालों भर वो चेंज नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए बिल्डिंग का रेंट देना है, बिल्डिंग का रेंट देना है, उसका रेंट है 10,000, तो आप प्रोडक्शन कीजिए, जीरो रखिए प्रोडक्शन, चाहे प्रोडक्शन आप बढ़ाइए घटाइए कुछ भी कीजिए, रेंट उतना का उतना ही रहेगा, वो थोड़ी चेंज होता है। ठीक है, रेंट उतना का, तो आप अगर मान लीजिए आप ही घर में अभी आप कहीं हॉस्टल में रेंट में रह रहे हो, तो 30 दिन का पैसा आपका रूम रेंट मान लीजिए 5,000 है, और 15 दिन के घर चल जाइएगा, तो आप मालिक को बोलिएगा कि हम 15 दिन तो बाहर रहे, तो आपको केवल 2500 रुपये देंगे रेंट के तौर पे? नहीं बोल सकते। आप एक दिन रहिए चाहे 10 दिन रहिए, तो पूरा 30 दिन रहिए, रेंट जो है 5,000 ही देना पड़ेगा। तो ये भी एकदम सेम चीज वही है। ठीक है, और इसमें काम का जो चीज है, ये वाला पॉइंट कि जहां पर बता दिए, ये डायरेक्ट आपका ये वेरिएबल आपका डिपेंड करता है क्या? आपका आउटपुट के हिसाब से, ज्यादा कीजिएगा तो ज्यादा, कम कीजिएगा तो कम, और ये तो आपका फिक्स ही रहता है, ये तो चेंज होने से रहा। ठीक है, और जैसे एग्जांपल में आपको दिए, ये लेबर हो गया, आपका रॉ मटेरियल, ये सब चेंज हो, जितना ज्यादा बढ़ाइएगा उतना तो खर्चा आएगा, जितना कम कीजिएगा उतना कम खर्चा आएगा। और ये क्या फिक्स फैक्टर जो फिक्स रहेगा, जैसे आपका लैंड, बिल्डिंग, मशीन, प्लांट, ये सब फिक्स कॉस्ट की तरह है। ठीक है, फिक्स कॉस्ट में सब कुछ आता है। अब प्रोडक्शन फंक्शन मेनली दो भाग में हम लोग बांटते हैं, एक शॉर्ट रन में, एक लॉन्ग रन में। चलिए एक करके देखते हैं। ठीक है, और शॉर्ट रन तो बता दिए, जहां पर एक फैक्टर आपका फिक्स हो और एक फैक्टर आपका वेरिएबल हो। ठीक है, और लॉन्ग रन में क्या है? आपका सारा वेरिएबल रहता है। ठीक, अब टोटल प्रोडक्ट किसको बोलते हैं? ये आप क्लास 11 में, 12 में, जिसमें भी अच्छा से पढ़ के होंगे, जो टोटल प्रोडक्शन होता है, ठीक है, टोटल प्रोडक्शन होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? टोटल प्रोडक्ट। सिंपल सा है। टोटल प्रोडक्ट ऐसे निकालते हैं, टोटल प्रोडक्ट निकालते हैं समेशन ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट करके। ठीक है, सिवाय कॉस्ट को छोड़ दीजिएगा,
कॉस्ट में एक ऐसा होता है कि जहां पर समेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट प्लस आपका टोटल फिक्स कॉस्ट होता है, ये एक्स्ट्रा बस आता है, ठीक। बाकी सब जगह चाहे आपका टोटल प्रोडक्ट हो वहां भी आपका समेशन ऑफ एमपी होगा, चाहे आपका टोटल रेवेन्यू वहां भी आपका समेशन एमआर होगा, मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। आगे बढ़िए। एवरेज प्रोडक्ट, सिंपल सा आपको पता है कि टोटल प्रोडक्ट को क्यू से डिवाइड कर दिएगा तो ये एवरेज आ जाएगा, यानी क्या पर यूनिट पे आ जाएगा। किस पे आ जाएगा? पर यूनिट। एवरेज का खासियत क्या होता है कि ये क्या दिखाता है आपको, ये दिखाता है आपका पर यूनिट पे। क्लियर? इतना ही। मार्जिनल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट बहुत सारे टीचर लोग क्या मतलब ये टीचर बोले चाहे आप भी उसको क्या समझ लेते हैं, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट। एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ऐसे दिखा देते हैं, ये इसका एक्चुअल मतलब नहीं होता। एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा वर्ड क्या है? एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा वर्ड ने कोई इस्तेमाल करेगा, कोई एडिशनल वर्ड इस्तेमाल करता है। देखिए अब होता क्या है, देखिए इसका डिफिनेशन पढ़िए तो इसीलिए बच्चा लोग ऐसे निकाल लेता है कंक्लूजन कि मार्जिनल प्रोडक्ट रेफर्स टू एडिशन टू टोटल प्रोडक्ट व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज एम्प्लॉयड कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट। तो ये जो एडिशनल वर्ड देखता है ना, एडिशन वर्ड, तो लोग क्या लगता है कि भाई एडिशनल कुछ प्रोड्यूस हो रहा है वो बोल रहा है। देखिए ये इसका एक्चुअल ठीक है, क्योंकि अभी देखिए एकेडमिक लेवल पे ये लैंग्वेज लिखा हुआ तो सही है, पर इस तरह आप समझिएगा कुछ नहीं। इस समझने के लिए मार्जिनल प्रोडक्ट, देखिए पहले हम इसको आपको लैंग्वेज में बताते हैं कि एक्चुअली इस लाइन का मतलब क्या था अच्छा से। ये सिंपली बोल रहा है कि जैसे कि मान लीजिए आपका लेबर, ठीक है, एक लेबर दो लेबर, आपका इधर मार्जिनल प्रोडक्ट है आपका दो, इधर चार, तो टोटल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इधर होगा दो, इन दोनों को जोड़े कितना हो जाएगा आपका छह, ठीक है। तो सिंपली क्या बोल रहा है कि अगर आप लेबर को बढ़ाते हैं, एक वेरिएबल फैक्टर को ऐड करते हैं, यानी कि ये वन से जब दो किए तो आपका टोटल में कितना चेंजेस आया, समझ आया? अगर आप वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते हैं तो आपका टोटल में कितना चेंजेस आएगा, इसी को बोलते हैं क्या, आपका मार्जिनल प्रोडक्ट। एक एक वेरिएबल फैक्टर को ऐड करने पे, एक वेरिएबल फैक्टर को ऐड करने पे टोटल पे जो चेंजेस आता है ना, उसको बोलते हैं आपका मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। देखिए यहां से दो से वो क्या चार आ गया, देखिए आप लेबर बढ़ाएं एक, लेबर की केवल प्लस वन, लेकिन आपका टोटल प्रोडक्ट पर डिफरेंस कितना को देखने मिल गया, चार का। अब ये डिसीजन कैसे लेते हैं वो फिर कभी देखेंगे, अभी बस इतना ही, ठीक है। तो ये सब उसका फॉर्मूला है, आई होप फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा, मान के चलते हैं। और फॉर्मूला हम लोग वैसा पूछता उछता भी नहीं है। अब आ जाइए, देखिए ये आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, आप 12 में अच्छे से पढ़ के आओगे। तो इसमें क्या पढ़ना है, छोटा सा चीज पढ़ना है। इसको इसका दूसरा नाम भी क्या है, लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर और रिटर्न टू वेरिएबल फैक्टर। रिटर्न टू स्केल मत समझ लीजिएगा, रिटर्न टू स्केल आपका लॉन्ग रन के लिए होता है, ठीक है। रिटर्न टू स्केल आपका लॉन्ग रन के लिए होता है, ये लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर यहाँ तक खाली शॉर्ट रन के लिए, या तो फिर लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इसमें क्या आपको जानना है, बस खाली मीनिंग याद रखिएगा कि जैसे जैसे आप वेरिएबल फैक्टर को चेंज करते हैं, जैसे यहाँ देखिए सीधा डायग्राम को देखते हैं, ये तो टेबल है, यहाँ देखिए जैसे जैसे आप वेरिएबल फैक्टर को चेंज करते जाइएगा, मतलब ऐड करते जाइएगा, तो आपका वो पहले इंक्रीजिंग रेट में देता है। अगर डायग्राम को देखिएगा, कहाँ डायग्राम, ये रहा, जैसे जैसे आप वेरिएबल फैक्टर ऐड कीजिएगा तो ये यहाँ से यहाँ तक वो देता है क्या, आपका इंक्रीजिंग रेट, ठीक है। कलर चेंज कर देते हैं, रुकिए थोड़ा सा, यहाँ से यहाँ तक जैसे जैसे ये आपका इंक्रीज होता है आपका, ठीक है, आपका वेरिएबल फैक्टर, तो पहले वो इंक्रीज करता है यहाँ से यहाँ तक, इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, यहाँ से फिर इंक्रीजिंग बट डिक्रीजिंग रेट, यहाँ से इंक्रीजिंग रेट जो इंक्रीज करता है उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, याद रखिएगा। और यहाँ पर जब टॉप पे पहुंच जाता है उसके बाद फिर क्या वो फाइनली गिरने लगता है, कि इसका मोटा मोटी मतलब है। चलिए वापस चलिए, यही है, तीन फेस को खाली याद रखना है। क्या है वो तीन फेस है कि अदर फैक्टर रिमेनिंग सेम, ठीक है, और उसमें जैसे वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वेरिएबल को खासकर वेरिएबल फैक्टर को जैसे आप इंक्रीज करते जाइएगा तो आपका टोटल प्रोडक्ट में देखिए क्या हो रहा है, फर्स्ट इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, देन इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट, फिर फाइनली फॉल। तीन स्टेज है, ठीक है, वो आपको और अभी डिटेल में और सच बताएंगे। पहले ये तीन चीज याद रखिए, तीन फेज में ऐसा होता है, वो पहले इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट से, फिर इंक्रीज करता है डिमिनिशिंग रेट से, और लास्ट में क्या होता है, वो फाइनली फॉल होता है। ये तीन स्टेज है। अब देखिए ये वाला, इसी को टेबल में यहाँ बना के दिखाए हैं, ठीक है। यहां से यहां तक देखिए वो इंक्रीज कर रहा है, यहां तक, है ना, इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, वो यहां तक इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, जैसे कि
ये जो बच्चा लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन होता है ना कि इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट बोलने का क्या मतलब होता है, और एक होता है इंक्रीजिंग बट डिमिनिशिंग रेट। देखिए यहां से यहां तक आने में कितना ऐड हुआ, 3, वो कि नहीं। लेकिन जब यहां से यहां गया, देखिए 3 से नहीं सीधा 4 हो गया, है कि नहीं। तो डिफरेंस कितना का है, ये देखिए बढ़ रहा है, ये 3 से 4 हुआ। ठीक, इसको बोलते हैं इंक्रीज भी कर रहा है, ये इंक्रीज भी कर रहा है पर इंक्रीजिंग रेट से। पहले सीधा 3 से 4 बढ़ा, देखिए ऐसे नहीं बढ़ा, वो पहले 2 था 5 था, तो यहाँ पर कितना बढ़ा, देखिए 2 से 5 आने में कितना बढ़ा, 3 बढ़ा ना। तो जब 5 से जब ये 9 गया, 5 से जब वो 9 गया, 5 से जब 9 गया, तो यहाँ पर यहाँ +3 नहीं हुआ, +3 तो यहाँ पर 8 दिखना चाहिए था ना, वो +4 हुआ। तो क्या हुआ, देखिए पहले 3 ऐड किया फिर +4 हो रहा है। ऐसे ऐड नहीं किया कि भाई 2 था 5 था, और यहाँ पर रुकिए मिटा देते हैं, और से सुनिए हम क्या बोल रहे हैं। सो अगर कॉन्सेप्ट समझना है तो देखिए 2 से जब 5 हुआ तो आप इसमें 3 प्लस किए, लेकिन यहाँ पे 5 से 9 हुआ तो यहाँ पर आप 3 प्लस नहीं किए हैं, यहाँ पर आप 4 किए हैं ना, तब ना आपका यहाँ पर ये 9 आया है। तो इंक्रीजिंग रेट बोलने का मतलब होता है कि देखिए 3 से ये सीधा 4 हो गया। और क्लैरिटी आगे समझ में, अगर आप डिमिनिशिंग रेट को देख लीजिए, देखिए यहां से आ जाइए, 9 से 12 हुआ तो कितना ऐड हुआ, 3, वो कि नहीं। और 12 से जब 14 क्या हुआ, देखिए केवल 2 ऐड हुआ। अब समझ में आया। देखिए ये बढ़ तो अभी भी रहा टोटल प्रोडक्ट, ये 9 से 14 12 हुआ और 12 से 14 हुआ, बढ़ तो अभी भी रहा है, लेकिन डिमिनिशिंग रेट से। देखिए पहले 3 बढ़ा था, अब इसमें 2 बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या था, पहले 3 बढ़ा था और 4 बढ़ा सीधा। समझ में आया। तो इसको बोलते हैं क्या, इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। और इसको क्या बोलते हैं, ये इंक्रीज तो अभी भी कर रहा है टोटल प्रोडक्ट, 12 से 14 हुआ, लेकिन इंक्रीज तो कर रहा है लेकिन डिमिनिशिंग रेट से। अब समझ में, आई होप आपको आ गया होगा। और इसके बाद तो सीधा एक समय वो मैक्सिमम में पहुंचता है, जहां पर आपका टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा, आपका एमपी क्या होगा, 0। बहुत इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू में बहुत बार पूछा है, टोटल प्रोडक्ट आपका मैक्सिमम कब होगा, जब आपका एमपी 0 होगा। क्लियर। और फाइनली ये फॉल गिरने लगता है। ठीक है, अब ये सीधा हम लोग ये टेबल देखते हैं, इसको हम आपको शॉर्ट में बताते हैं। देखिए जो शॉर्ट में याद रखने का तरीका समझिए, जब तक एमपी आपका पॉजिटिव है, जब तक आपका एमपी, जब इसको ब्लैक कलर में ले लेते हैं, ठीक है, जब तक आपका एमपी पॉजिटिव है तब तक आपका टीपी इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट से। जब तक आपका एमपी पॉजिटिव है आपका टीपी इंक्रीज करता है किससे, इंक्रीजिंग रेट से। ठीक, जैसे एमपी एमपी जैसे ही अपना मैक्सिमम में चल जाता है तो यहां से टोटल प्रोडक्शन आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में जाता है और इंक्रीजिंग रेट से वो डिमिनिशिंग रेट की तरफ शिफ्ट करता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो एक ऐसा पॉइंट है जहां पर वो इस फेज से इस फेज में आ रहा है, यानी कि इंक्रीजिंग रिटर्न से वो आपका डिमिनिशिंग रिटर्न में जा रहा है। ठीक है, उसको बोलते हैं क्या हम लोग, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यहां पहुंच गए। अब तो इसकी ये समझ में आ गया। यहाँ पर आपका जब एमपी मैक्सिमम हो तो यहाँ पर क्या आता है, आपका आता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन समझ में आया, यानी कि इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट की तरफ हम लोग जा रहे हैं। फिर अभी भी देखिए एमपी पॉजिटिव है, अभी भी एमपी पॉजिटिव है बट वो फॉल कर रहा है, नीचे नीचे आ रहा है ना, ये अभी भी वो पॉजिटिव है बट वो नीचे की तरफ आ रहा है। तो इस केस में टीपी इंक्रीज तो करते रहता है, देखिए यहां से लेके यहां तक टीपी इंक्रीज तो कर रहा है लेकिन वो डिमिनिशिंग रेट से कर रहा है। ठीक है, डिमिनिशिंग रेट से कर रहा है। और जैसे ही एमपी आपका 0 होता है तो आपका टीपी मैक्सिमम चल जाता है। आपका एमपी जब 0 होता है तो आपका टीपी आपका मैक्सिमम में जाता है। क्लियर। और जैसे ही एमपी इधर नेगेटिव होता है टीपी आपका फाइनली फॉल कर जाता है। एमपी जैसे आपका नेगेटिव होता है आपका टीपी क्या होता है, आपका टीपी फॉल होता है। तो ये एकदम शॉर्ट में है, एकदम शॉर्ट में यही है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से सुन लीजिए, फिर से इसलिए कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, आपको पता होगा। ठीक है, सिंपल क्या बोले, जब तक एमपी पॉजिटिव है आपका टीपी इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट से। ठीक है, और यहाँ पर एमपी भी इंक्रीज करते रहता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। जैसे एमपी आपका मैक्सिमम पहुंचता है आपका टीपी आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में चल जाता है। इसका मतलब क्या है कि वो इंक्रीजिंग रिटर्न से डिमिनिशिंग रिटर्न की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, ठीक।
जैसे ही एमपी आपका अभी भी फॉल पॉजिटिव है, लेकिन वो फॉल कर रहा है, यहाँ से देखिए वो नीचे गिर रहा है, तो उस केस में टीपी आपका इंक्रीज कर रहा है, लेकिन डिमिनिशिंग रेट से। जब आपका एमपी जीरो हुआ था, ये एमपी जब यहाँ जीरो हुआ तो टीपी आपका मैक्सिमम में चला गया। जैसे एमपी आपका यहाँ नेगेटिव में आया, आपका टोटल प्रोडक्ट आपका गिरना स्टार्ट कर गया। तो ये था, आपको आइडिया, आपको अच्छी तरह पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। ये सारा कुछ इस पे हम आपको एक्सप्लेन कर दिए, सब कुछ यहाँ पर एक्सप्लेन हो गया है, ठीक है। अब इसमें काम का चीज है जो खाली सो बता देते हैं। ये फेज वन को 3 भाग में बांटते हैं। ये जो है ना ग्राफ, इसको 3 भाग में, ये जो ब्लू लाइन खींचा हुआ है ना, देखिए ये हो गया आपका फर्स्ट फेज, ये हो गया आपका सेकंड फेज, ये आपका थर्ड फेज, ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि एक प्रोड्यूसर को कौन सा फेज में काम करना चाहिए, तो सेकंड फेज, फर्स्ट फेज नहीं। बहुत तो क्या लगता है कि फर्स्ट फेज होता क्या है कि भाई इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट है, तो फर्स्ट फेज आंसर होगा, बट नहीं। सेकंड फेज, कहां पर सेकंड फेज का? सेकंड फेज का यहां पर, जहां पर आपका एमपी जीरो हो और आपका टीपी मैक्सिमम हो, ठीक है। एक रैशनल प्रोड्यूसर सेकंड फेज में ऑपरेट करता है अपना बिजनेस को। क्यों करता है वहां पर? क्योंकि वहां पर एमपी आपका जीरो रहता है और आपका टीपी आपका मैक्सिमम में रहता है, इसलिए ये एमसीक्यू में पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब वो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का कारण क्या है, मशीन के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो यही है, एक सिंपल क्या है, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। जो फिक्स फैक्टर है उसका बेटर यूटिलाइजेशन हो पाएगा। अब इसमें देखिए क्या दिया एग्जांपल में, इफ वन वर्कर ऑपरेट बिग मशीन इट रिमेन्स अंडर यूज, बट व्हेन टू और मोर थ्री वर्कर्स आर वर्क टुगेदर द सेम मशीन फुल कैपेसिटी इज यूज्ड। सिंपल सा, एक मशीन को अगर एक वर्कर चलाते रहेगा तो मशीन प्लांट बहुत बड़ा होता है, और उसको जैसे जैसे नंबर ऑफ लेबर बढ़ाते चलिएगा तो क्या होगा, वो मशीन और अच्छा से फुल्ली तरह से ऑपरेट करना स्टार्ट करेगा, तो आपको अच्छा से रिटर्न मिलेगा। तो पहला यही लिखा होगा। या इसको छोटा एग्जांपल वैसे समझ लीजिए, आप ही होटल खोल के बैठे हैं, ठीक है। आप होटल खोल के बैठ गए हैं, अब उस होटल में या रेस्टोरेंट में कम से कम भाई 4 वर्कर तो चाहिए, या 3 वर्कर एटलीस्ट मिनिमम चाहिए। एक जो पैसा पे ध्यान दे, एक दूसरा वेटर और तीसरा खाना बनाए, है कि नहीं। अब अगर एक ही आदमी सब करेगा तो पूरा रेस्टोरेंट चलेगा कैसे? बहुत दिक्कत नहीं होगा? तो स्मूथली चलेगा कैसा? ज्यादा प्रॉफिट कब कमाइएगा? जब कम से कम इतना 3 तो मिनिमम हो। उसी प्रकार से मशीन को भी चलाने के लिए ना बहुत सारा वर्कर की जरूरत पड़ता है। तो जैसे जैसे देखिए, जैसे जैसे नंबर ऑफ वर्कर बढ़ना स्टार्ट होता है, वही सेम मशीन अच्छा से काम करना स्टार्ट करता है और आपको ज्यादा प्रोडक्शन करके देगा। सेम यहाँ पर भी, जैसा सबका कस्टमर मान लीजिए बहुत भीड़ भाड़ हो गया, तो भाई आप पैसा तो चलिए एक ही जरूरत है, लेकिन आप एक वर्ष से काम चलेगा नहीं भाई। और कस्टमर को देखना तो और नंबर ऑफ वेटर ये बढ़ाओ, क्या बोलते हैं, वेटर बढ़ाओ। आपका कुक करने के लिए भी बहुत ज्यादा फिर डिमांड आएगा, तो एक कुक अकेले नहीं कर पाएगा, तो उसको भी बढ़ाइए, तब क्या होगा, आपका बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ेगा। तो ये उसका मतलब है, ठीक है। इंक्रीज इफिशियंसी वेरिएबल ऑल्सो ऑब्वियस है कि अगर जैसे जैसे सब कोई काम करते रहेगा तो उस काम में क्या होगा, इफिशियंसी आने लगेगा। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ वर्कर आएगा, सब कोई अपने लिमिटेड काम में ध्यान देगा। ठीक है, एग्जाम्पल ही देख लीजिए। इन अ बेकरी वन वर्कर नीड डॉग अनदर बेक अनदर पैक्स टुगेदर दे प्रोड्यूस मोर केक देन वन पर्सन डूइंग, जैसा आपको बताएं। हर कोई अपना अपना काम पे ध्यान देगा तो क्या होगा, इस इफिशियंसी में ज्यादा ध्यान देगा। ठीक है, आगे देखिए। बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन फैक्टर, मशीन को चला रहे थे, उस पर जैसे जैसे वर्कर बैठते जाएगा तो वो बेटर कोऑर्डिनेशन भी बनेगा आपस में। तो यही लिखा हुआ है, ठीक है, और कुछ नहीं। तो देखिए, इफ ए फार्मर यूज वन ट्रैक्टर एड जस्ट अनदर लेबर टू ऑपरेट इट प्रॉपर्ली प्रोडक्शन इंक्रीज क्विकली, जैसा आपको बताएं। अब रीजन फॉर डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल, डिमिनिशिंग रिटर्न का कारण क्या होता है? देखिए, पहला क्या क्या, ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर। अब मशीन अपना पीक पे जा चुका है, जैसे कि वो अगर आप जैसे रेस्टोरेंट खोले थे, तो भाई आपका जितना भीड़ जो लग रहा था, उस भीड़ को हैंडल करने के लिए एक पैसा देखने वाला और फाइनली क्या 2 वेटर और 2 कुक सफिशियंट है, 5 पर्सन काफी है। उससे ज्यादा कीजिएगा तो क्या होगा, आपको कॉस्ट कॉस्ट बढ़ने लगेगा, खर्चा ज्यादा आ जाएगा, प्रॉफिट आपका गिरने लगेगा। तो एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, ए फैक्ट्री वर्कर बेस्ट फॉर 4 वर्कर पर मशीन, जैसा बताएं। फिफ्थ वर्कर अगर ऐड कीजिएगा, जैसे यहाँ पर आपको लगा भाई एक और वेटर रख लेते हैं, तो भाई एक वेटर जो और रखिएगा, 2 की जगह 3 वेटर रखिएगा, तो तीसरा वेटर खर्चा तो बढ़ेगा कि नहीं, जैसे आपको बताए थे। तो ये क्या ही है, ठीक है। फिर क्या, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, जैसा कि लेबर कैन रिप्लेस मशीन ओनली टू लिमिट इफ टू मेनी लेबर वर्क विदाउट एनफ मशीन प्रोडक्शन एफिशिएंसी फॉल्स लीडिंग टू डिमिनिशिंग रिटर्न। ठीक है, अब मशीन मान लीजिए कोई एक था,
अब उसने बहुत सारा लेबर डाल दीजिएगा, बाकी लोग तो नल्ले बैठ जाएंगे ना। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, ठीक है। फिक्सिटी ऑफ फैक्टर, ओवर यूज ऑफ फिक्स फैक्टर। अब देखिए मशीन का भी एक कैपेसिटी है, यहाँ तक जैसे आपको कुक लोग था वो भी, वहां पर भी एक सबका लिमिटेशन है, उसको आप ओवर यूज कीजिएगा तो वो फिर मशीन डेप्रिसिएट कर सकता है, उसका वैल्यू गिरेगा। इंसान भले डेप्रिसिएट ना कर लेकिन वो थक जाएगा, फिर उसका प्रोडक्टिविटी इफिशियंसी गिरेगा। तो ये था तीसरा। रीजन फॉर नेगेटिव रिटर्न, नेगेटिव होने का कारण अब बहुत सारा कारण, सिंपली क्या, लिमिटेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। भाई एक ही आपके पास फिक्स फैक्टर है, जैसे एक ही मशीन था। आगे पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर, जैसे कि मशीन जब धीरे धीरे समय के साथ जब रिप्लेस डेप्रिसिएट कर देता है ना, तो फिर धीरे धीरे उसका एफिशिएंसी गिरने लगता है, ठीक है। डिक्रीज इन इफिशियंसी, जो सब बता दिए, तो इसमें उतना डिटेल में ध्यान देने की जरूरत नहीं है, जितना काफी था बता दिए, ठीक है। काम का चीज में फोकस करते हैं। अच्छा ये काम का आपका इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी, ये आपका एमसीक्यू में पूछ देगा। अब देखिए इसको समझते हैं, ठीक है, ठीक है, इसको समझते हैं ठीक से। इस पॉइंट को ले लीजिए, क्या नाम दें, ए ले लीजिए, ठीक है, ए ले लीजिए इस पॉइंट को। इस पॉइंट का इधर देखिए, इस पॉइंट के इधर देखिए, इधर मतलब इधर, इस पॉइंट का इधर लेफ्ट साइड में देखना है। अब लेफ्ट साइड में देख करके हमको बताइए कि जब पॉइंट का इधर देखते हैं तो ये है आपका एमपी का ग्राफ, ये वाला, ये आपका एमपी का है और ये आपका एपी का है। तो इस साइड में कौन ऊपर है कौन नीचे है, तो इस साइड में जब देखिएगा तो भाई देखिएगा आपको क्या, एमपी ऊपर है और एपी नीचे है कि नहीं, यानी कि एमपी ग्रेटर देन एपी, है ना। इधर देखिएगा लेफ्ट साइड में, तो देखिए ये वाला ग्राफ आपका इधर एपी का है और ये वाला आपका एमपी का है। तो इस पॉइंट का जब इधर देख रहे हैं इधर, तो भाई ये एमपी आपका ऊपर में है और आपका एपी नीचे में है, यानी कि एमपी ग्रेटर देन एपी, या यूं बोलिए आपका एमपी अबव अबव देन एपी, इस ग्राफ के हिसाब से। तो इस केस में एपी क्या हो रहा है सो बताना है आपको। तो इस केस में क्या हो रहा है, एपी आपका धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, तो एपी क्या कर रहा है, राइज कर रहा है, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है एज लॉन्ग एज एमपी इज मोर देन एपी, ये वाला एमपी मोर देन एपी, आपका एपी क्या हो रहा है, राइज कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपका एपी जब तक ये ऊपर था और ये नीचे था, देखिए आपका एपी राइज कर रहा है, ठीक। जैसे ही आपका एमपी और एपी बराबर हुआ, यानी कि इस पॉइंट ए में, ये पॉइंट ए में, उस समय आपका जो एपी है, आपका एपी एपी आपका मैक्सिमम में चला गया है, समझ में आया? ये मैक्सिमम अपना ऊंचाई जो इंक्रीज कर रहा था ना धीरे धीरे, तो मैक्सिमम ऊंचाई पे जा चुका है। और जैसे ही आपका एमपी लेस देन एपी होता है, यानी कि पॉइंट का इधर वाला पोर्शन, तो देखिए ये रहा आपका एमपी, तो ये नीचे हो गया और आपका एपी ऊपर है, जैसा इसमें दिया हुआ है। तो उस केस में क्या हो रहा है, आपका एपी धीरे धीरे नीचे गिर रहा है, एपी आपका नीचे गिर रहा है। तो इस तरह से इसका आपको जवाब देना रहता है, ठीक है। अब याद रखिएगा एग्जाम में वो दोनों तरफ से पूछ सकता है। आपको या तो ये दे दिया जाए, अब बोलेगा आप बताओ एपी के साथ क्या हो रहा है, या तो ही बोलेगा भाई इधर का आपको दे दे कि एपी अगर इंक्रीज डिक्रीज कर रहा होगा तो बताओ एपी ऊपर होगा कि एमपी आपका ऊपर नीचे कौन होगा। तो ये इस तरह से भी पूछता है, क्लियर। ये शॉर्ट समरी जैसा दिए थे, जो वहां पर लिख के दिए, जो यहाँ पर लिख के दिए थे, ये जो सेम चीज है। एमपी आपका एपी से ग्रेटर था, एपी क्या हो रहा है आपका राइज कर रहा है। एमपी और एपी अगर बराबर हो तो एपी आपका मैक्सिमम है। एमपी आपका कम होगा एपी से, तो एपी आपका क्या हो रहा है, फॉल कर रहा है। क्या देखिएगा, इधर का देगा तो इधर का पूछेगा, अगर इधर का दिया तो इधर का पूछेगा, आपको ठीक से समझना है। अब बताइए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, ये एक फेज है केवल मार्जिनल प्रोडक्ट का, जब इसमें हम लोग केवल डाउनवर्ड प्रोडक्ट को ध्यान में देते हैं। तो बस इसमें इतना जानिए कि इसको बोलते क्या है, इसको, इसका नाम है ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, यानी कि ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट, बस इतना याद रखिएगा और कुछ नहीं, ठीक है। अब आ जाइए काम का चीज में, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। अभी तक जितना पढ़े थे सब शॉर्ट रन को लेकर के था, सब क्लियर हो गया। अब लॉन्ग रन का दूसरा नाम क्या है, और इसका दूसरा नाम है और आपका रिटर्न टू स्केल, रिटर्न टू स्केल का दूसरा नाम है। अब इसमें क्या बोलता है देखिए, when the firm change the quantity of all inputs in long run, all inputs यानी कि यहाँ पर दो लेते थे ना, अब यहाँ पर जितना भी है सबका सब क्या है, सबका सब आपका वेरिएबल फैक्टर है। शॉर्ट टर्म में क्या था, दो फैक्टर लिए थे, इसमें से आपका लेबर आपका वेरिएबल था और आपका कैपिटल फिक्स था। यहाँ पर सारा जितना भी फैक्टर है सबका सब वेरिएबल है, ठीक। तो सीधा समझने के लिए देखिए, यह है वो डायग्राम लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन का, इसको बोलते हैं
इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, याद रखिएगा, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, फैक्टर नहीं, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। ठीक है, ये ग्राफ आपका ऐसे रहता है, ये लॉन्ग रन का है, इसमें 3 फेजेज है। अब किसके बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, सीधा ये एग्जांपल देखिए तो ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगा। या इसको पढ़िएगा क्या, तो प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन टोटल आउटपुट, टोटल आउटपुट में कितना इंक्रीज आता है, इज मोर देन, लिखा हुआ है कि प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन टोटल आउटपुट इज मोर देन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन इनपुट, यानी कि जो प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन आउटपुट में आया है वो ज्यादा है आपका प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन इनपुट से। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये है आपका आउटपुट, ये है आपका इनपुट, तो ये रहा आपका इनपुट आउटपुट, फिर इनपुट का परसेंटेज और ये आपका आउटपुट का परसेंटेज। ठीक है, तो फोकस कीजिए, ये 1 से हो गया 2 और ये 2 से हो गया 4, तो कितना परसेंट बढ़ा है, 100%। ये लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर 100% इंक्रीज किया, 1 से 2 हुआ, 2 से 4 हुआ, मतलब क्या 100% इंक्रीज किया। लेकिन ये 100 से कितना हो गया, 250, कितना बढ़ गया, 150%। क्या एग्जाम में निकालने बोलता है, नहीं, वो बस निकाले कैसे हैं, चेंज कितना आया, 150 का चेंज आया ना, तो बेसिक बेस से लेते हैं, ये रहा बेस, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्योंकि परसेंटेज में निकालना था, ये दोनों कट गया, तो कितना है 150%। तो देखिए इसका कितना है प्रोपोर्शनेट चेंज इनपुट में 100, और ऐसा कितना है प्रोपोर्शनेट चेंज आउटपुट में 150। यही लिखा हुआ था कि यहाँ पर यही लिखा हुआ था कि टोटल आउटपुट, यानी कि प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन टोटल आउटपुट, टोटल आउटपुट ये इज मोर देन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन इनपुट, यानी कि ये जो प्रोपोर्शनेट इंक्रीज जो निकाले इनपुट, देखिए यहाँ 150 है और यहाँ पर कितना है 100 है। सेम लाइकवाइज आप बताइए कांस्टेंट में 4 से 8 हुआ और ये 8 से 16 हो गया, कितना परसेंट चेंज हुआ, 100% प्रोपोर्शनेट चेंज। इनपुट में 600 से 1200, कितना, ये भी डबल, कितना हो गया 100। तो यहाँ पर क्या है आपका टोटल आउटपुट इज इक्वल टू प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन टोटल आउटपुट, यानी कि दोनों बराबर है। ठीक है, प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन टोटल आउटपुट इज इक्वल टू प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन टोटल इनपुट। जैसे यहाँ पर आपको करके दिखाएं, यहाँ पर भी देखिए 100% टोटल चेंज आया इनपुट में, यहाँ भी 100% आया, यानी कि देखिए ये भी बराबर है, ये बराबर है। क्लियर। फिर डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल, जस्ट इसमें डिक्रीज कर जाएगा, यहाँ से यहाँ तक अगर जैसे जाइएगा तो कितना हुआ है आपका इंक्रीज 100%, और यहाँ से यहाँ तक आए तो देखिए कितना होगा 75, यानी कि इसमें ये वाला आपका ज्यादा है और ये वाला आपका कम है, यानी कि 100 ज्यादा है और 75 यहाँ पर कम है, आपका टोटल आउटपुट पे है। तो ये था इसमें। क्लियर। अब ये आ जाइए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका डिफरेंस बिटवीन लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन और आपका रिटर्न टू स्केल, बहुत इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीम लेवल का इंपॉर्टेंट। सबसे पहले देखते हैं क्या लॉ वेरिएबल फैक्टर कहाँ काम करता है आपका शॉर्ट टर्म में, रिटर्न टू स्केल आपका ये लॉन्ग रन में। मेन डिफरेंस यही है पहला तो। ठीक है, नेक्स्ट चेंज इन फैक्टर। चेंज इन फैक्टर बोलने का मतलब क्या है, इसमें एक फैक्टर आपका फिक्स रहेगा और आपका एक फैक्टर चेंज होगा। ओनली वन फैक्टर यूजुअली लेबर इज इंक्रीज या चेंज हो सकता है सो, और अदर फैक्टर इज फिक्स। जैसा आपको बताए थे लेबर आपका रहेगा चेंज वेरिएबल फैक्टर और कैपिटल आपका रहेगा क्या फिक्स फैक्टर। इसमें ऑल फैक्टर्स लैंड लेबर कैपिटल एक्सेट्रा आर इंक्रीज टुगेदर इन सेम रेशियो, यानी क्या ये सबका आपका ये आपका सारा का सारा आपका क्या है वेरिएबल है, ये बस वही बोलना चाह रहा है। ठीक है, रेशियो। अब रेशियो पे फोकस कीजिए, शॉर्ट रन पे जो रेशियो होता है ना वो चेंज होते रहता है। देखिए एक मशीन था, दो वर्कर था, अब एक मशीन है 4 वर्कर हो गया, तो रेशियो पहले कितना था, देखिए 1:2 का रेशियो था, ये रहा 1:2। अब चेंज हो गए, मशीन को तो चेंज आप कर नहीं सकते लेकिन लेबर को चेंज कर सकते हैं। तो मशीन तो अभी भी देखिए 1 है लेकिन लेबर कितना हो गया आपका 4, तो जो पहले 1:2 था अब कितना हो गया 1:4 हो गया, तो चेंज हुआ ना। यहां पर चेंज नहीं होता है, रिमेन सेम, यहाँ पर वो सेम रहता है। जैसे कि देखिए पहले, क्योंकि यहाँ पर सारा का सारा वेरिएबल फैक्टर है ना, तो भाई 2:4 था, 2 मशीन 4 लेबर था मान लीजिए। अब क्या, अब 4 मशीन 8 लेबर, तो सब का सब चेंज हो गया है कि नहीं। तो हमेशा वो कांस्टेंट ही रहेगा, इसको काटिएगा तो कितना हो गया, ये भी आएगा आपका 1:2, ये भी आएगा आपका 1:2, तो क्या कांस्टेंट है। तो ये था स्टेज, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 स्टेज होता है, कौन कौन, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल और नेगेटिव रिटर्न टू स्केल। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है, यहाँ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल और कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। ठीक है, कांस्टेंट याद रखिएगा, और लास्ट में डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। इसमें नेगेटिव नहीं होता है, ये वाला नेगेटिव वाला इसमें नहीं होता है। क्लियर। आगे नेचर ऑफ चेंज,
ओनली लेवल ऑफ आउटपुट चेंज नॉट द स्केल ऑफ प्रोडक्शन। क्या मतलब हुआ, इसका एग्जांपल देख लीजिए। एडिंग मोर लेबर टू द सेम मशीन इंक्रीज आउटपुट बट नॉट फैक्ट्री साइज। ठीक है, यानी कि क्योंकि मशीन आपका एक ही है, अब उस मशीन का कैपेसिटी अगर 10,000 नंबर ऑफ यूनिट को प्रोड्यूस करने का है तो उस मशीन का कुछ भी कर लीजिए, उससे ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकता। आप कितनों लेबर बढ़ा दीजिए, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 10 क्यों नहीं कर दीजिए, पर प्रोडक्शन नहीं बढ़ने वाला, क्योंकि उसका कैपेसिटी ही मैक्सिमम 10,000 का है। इसमें ऐसा नहीं है, द स्केल ऑफ प्रोडक्शन चेंज बिकॉज ऑल इनपुट इंक्रीज टुगेदर। यहाँ पर अगर मान लीजिए आपको 10,000 से ज्यादा नंबर ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत पड़ा तो 2 मशीन कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग फिक्स फैक्टर को चेंज कर सकते हैं। तो डबलिंग द मशीन एंड लेबर एक्सपेंड फैक्ट्री कैपेसिटी, समझ में आया ना। इसमें आप मशीन को तो नहीं बढ़ा सकते ना, इसमें तो एक ही मशीन है, फुल कैपेसिटी कितना है 10,000 यूनिट प्रोडक्शन का। अब लेबर को बढ़ा सकते तो लेबर कितना बढ़ा लीजिए, मशीन तो वही रहेगा ना। अब 10,000 से ऊपर तो प्रोडक्शन कर नहीं सकता, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें सारा फैक्टर यहाँ पर क्या है, वेरिएबल है। तो मशीन को भी बढ़ा देंगे, लेबर को भी बढ़ा देंगे, तो दोनों बढ़ जाएगा, तो क्या होगा आपका ये चेंज हो सकता है। ठीक, तो इतना ही था बच्चों उसमें। अब चलिए आगे देखते हैं। अब एक ये इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम पर्पस के लिए, इकोनॉमिक ऑफ स्केल। अब ये क्या होता है, व्हेन फर्म इंक्रीज प्रोडक्शन द कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीजेस। जब भी इकोनॉमिक ऑफ स्केल बोलने का मतलब क्या हो गया कि जब भी प्रोडक्शन अगर हो रहा हो ना, तो जब आपका पर यूनिट कॉस्ट अगर डिक्रीज करने लगे तो उसको क्या बोलते हैं, आपका इकोनॉमिक ऑफ स्केल, यानी खर्चा कम आ रहा, प्रोडक्शन ठीक जा रहा है, आसान भाषा में। तो इकोनॉमिक ऑफ स्केल मींस व्हेन फर्म इंक्रीज प्रोडक्शन, जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं तो आपका पर यूनिट का खर्चा क्या है, कम आ रहा है, उसको क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक ऑफ स्केल। अब प्रोडक्शन बिकम्स टू लार्ज एंड कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीजेस, इसको क्या बोलते हैं, डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल। अब यहां पर आप जैसे जैसे प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आपका पर कॉस्ट यूनिट इंक्रीज कर रहा है, यहाँ कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज कर रहा था। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन आपको क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। अब इकोनॉमिक ऑफ स्केल, इकोनॉमिक ऑफ स्केल को फर्दर 2 भाग में बांटते हैं, एक इंटरनल और एक क्या आपका एक्सटर्नल। चलिए एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इकोनॉमिक ऑफ स्केल और आपका डिस इकोनॉमिक ऑफ स्केल। तो इकोनॉमिक ऑफ स्केल में क्या है, आपका जैसे जैसे प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आपका कॉस्ट पर यूनिट कम होते जा रहा है। ठीक है, जैसे जैसे प्रोडक्शन कर रहे हैं और आपका कॉस्ट पर यूनिट यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका इंक्रीज कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, डिस इकोनॉमिक ऑफ स्केल। इसमें प्रोडक्शन करने पे कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज कर रहा है, इसमें प्रोडक्शन करने पे आपका कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज कर रहा है, इसमें कर रहा है इंक्रीज, इसमें कर रहा है डिक्रीज। मेन डिफरेंस यही है। आगे देखिए, कॉस्ट डिक्रीजेस और इसमें इंक्रीजेस। रीजन, बिजनेस वर्क एफिशिएंसी ऑब्वियस है। देखिए ये उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, ठीक है, आप अपने से लॉजिक लगा सकते हैं। ऑब्वियसली प्रॉफिट इंक्रीज होगा, अगर कॉस्ट डिक्रीज करेगा प्रॉफिट इंक्रीज होगा, इसमें प्रॉफिट डिक्रीज होगा। ये बिजनेस के लिए अच्छा है, ये बिजनेस के लिए खराब है। अब इसमें आ जाइए, इंटरनल इकोनॉमिक ऑफ स्केल और एक आपका क्या है, एक्सटर्नल इकोनॉमिक ऑफ स्केल। यहाँ पर बच्चा लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक है, दोनों में इंक्रीज होगा, दोनों में प्रोडक्शन करने पे आपका कॉस्ट गिर रहेगा, कॉस्ट पर यूनिट गिरेगा। लेकिन ये क्या लिखा हुआ, इंटरनल इकोनॉमिक ऑफ स्केल, और ये क्या आपका एक्सटर्नल इकोनॉमिक ऑफ स्केल। अब वो किसके कारण गिर रहा है सो यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, तो पहला पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट एडवांटेज दैट फर्म गेट्स फ्रॉम इनसाइड द बिजनेस। इंटरनल इकोनॉमिक ऑफ स्केल क्या है कि भाई वो फर्म इनसाइड का है। ठीक है, और एक्सटर्नल बोलने का मतलब क्या है, वो आपका कॉस्ट एडवांटेज जो है आपको आउटसाइड से मिल रहा है। ठीक, तब इसमें होगा क्या, इन साइड से अगर वो मिल रहा है बेनिफिट और इसमें मिलता है आपको आउटसाइड से बेनिफिट, बेनिफिट दोनों मिल रहा है। ऐसा नहीं कि इसमें बेनिफिट नहीं मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, ऐसा भी नहीं है, बेनिफिट दोनों में मिल रहा है, एक्सटर्नल भी इंटरनल भी। इंटरनल को जो बेनिफिट मिल रहा है कंपनी का अंदर से मिल रहा है, ये जो बेनिफिट मिल रहा है कंपनी का बाहर से मिल रहा है। तो इसका क्या कंक्लूजन निकालिएगा, कंक्लूजन निकल के आएगा ये, देखिए ये वाला कंक्लूजन ये निकल गया। अब कंपनी का अंदर से है तो भाई किसी एक कंपनी का अंदर में होगा ना, जो जो भी उस तरह का पॉलिसी इंप्लीमेंट किया होगा उसके अंदर, तो उससे फायदा क्या होगा, एक फर्म को फायदा होगा, केवल एक फर्म को, क्योंकि वो कंपनी के अंदर से हो रहा है ना वो बेनिफिट। तो जिस फर्म का वो जो भी चल रहा होगा उसके केवल उस फर्म को केवल बेनिफिट मिलेगा। लेकिन बात कीजिएगा एक्सटर्नल बेनिफिट जो बाहर से मिल रहा है, जैसे कि मान लीजिए इसमें क्या है, एम्प्लॉय अच्छा था, मशीन अच्छा था, मैनेजमेंट अच्छा था, तो कंपनी को केवल फायदा होगा ना, कि सबको फायदा हो जाएगा, नहीं। अब रिलायंस कंपनी अच्छा काम कर रही है तो उसका एम्प्लॉय का
ये मैंने मतलब जो भी वाहवाही मिलेगा उसका एम्प्लॉय को मिलेगा, मुकेश अंबानी जी को मिलेगा, कंपनी को पर्सनल बेनिफिट होगा। और ये बेनिफिट क्या है, पूरा उस फर्म में, मतलब उस इंडस्ट्री में जितना भी उसमें फर्म होगा सबको मिलेगा। जैसे मान लीजिए जियो है, तो यहाँ पर खाली जियो का अगर अच्छा चल रहा है तो भाई जियो का अपना लेबर एम्प्लॉय के कारण, उसका मैनेजमेंट के कारण, उसका जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर उसके कारण है। यहाँ पर अगर जो बेनिफिट मिल रहा है क्या आउटसाइडर कारण मिल रहा है तो पूरा फर्म को होगा। मान लीजिए गवर्नमेंट सीधा बोली भाई टैक्स गिरा दो, चलो लाइसेंस हुआ सस्ता में बेच देगी। जब 2G 3G 4G 5G सबका लाइसेंस बेचती है टेलीकॉम इंडस्ट्री, तो वहां पर गवर्नमेंट क्या है सबको सस्ता में बेच दी, तो सस्ता में बेच दी तो अब कॉस्ट कम आएगा कि नहीं, तो ये तो सबको बेनिफिट मिलेगा ना, केवल रिलायंस को थोड़ी ना मिलेगा, फिर यहाँ पर एयरटेल रिलायंस वो VI जितना सबको मिलेगा। तो दोनों में मेन डिफरेंस यही है। अब इसी को ध्यान में रख के चले आगे देखते हैं। अचीव ड्यू टू फर्म ओन एफर्ट, जैसा आपको बताएं, अचीव ड्यू टू ग्रोथ इंटायर इंडस्ट्री एरिया, मतलब ये मतलब एक्सटर्नल का ही इम्पैक्ट पड़ेगा, सबको मिले कभी ऐसा कुछ करता नहीं है, सबको कॉम्पिटिटर रहता है, मेनली गवर्नमेंट का बेनिफिट क्या आएगा। फर्म फुल कंट्रोल, फर्म इसमें क्या कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट में क्या कोई कंट्रोल करेगा। यहाँ पर जो भी भाई प्रॉपर प्लान, यहाँ पर एम्प्लॉय का प्लानिंग मैनेजमेंट का जो भी है सब अपना अपना है, और यहाँ पर क्या है आउटसाइड से है। इस एग्जांपल में क्या होगा, बल्क परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, दूसरा एग्जांपल में जो था बल्क रॉ मटेरियल में केस हो, इसमें क्या बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो है, अब जो सरकार रोड बना के दी है तो थोड़ी ना कि भाई केवल रिलायंस को अच्छा रोड देंगे, टाटा को अच्छा रोड नहीं देंगे, और भी जितना भी VI को है उसको रोड नहीं देंगे, जो भी है, तो ये ऐसा नहीं है, ठीक है, बेनिफिट सबको जाएगा, ठीक, सारा कंपनी को। और इसमें इसमें जो बेनिफिट होता है केवल इसको पर्सनल होगा। तो मेन इतना ही था बच्चों, कॉप डॉगलास प्रोडक्शन फंक्शन देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर फंक्शन लिखना भूल गए हैं। अब ये होता क्या है कॉप डॉगलास प्रोडक्शन फंक्शन, देखिए उससे पहले समझ लीजिए ये आपका एग्जामिनेशन पर्पज के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें इससे हमेशा एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया है, ठीक है। अब कॉप डॉगलास प्रोडक्शन फंक्शन होता क्या है, देखिए जैसा कि आप प्रोडक्शन चैप्टर में पढ़े होंगे कि प्रोडक्शन बोलने का मतलब क्या होता है, टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन किसके किसके बीच में, इनपुट एंड आउटपुट। टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट को बोलते हैं क्या हम लोग, प्रोडक्शन फंक्शन। यहाँ पर भी वही सेम है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, अगर इसको हम लोग आम बोलचाल भाषा में ले आए हम लोग का लैंग्वेज में, तो सिंपल मतलब इतने हैं बच्चों कि कितना इनपुट यानी कि कितना मशीन में माल डालिएगा तो कितना आउटपुट बन के बाहर आएगा, सिंपल भाषा में, ठीक है। मान लीजिए कॉटन का शर्ट बनाना है, ठीक है, तो कितना रॉ मटेरियल कॉटन के तौर पे डालेंगे इनपुट के तौर पे, तो उससे मान लीजिए 1 कुंटल डाले, 1 कुंटल कॉटन डाले, तो उससे कितना नंबर ऑफ शर्ट्स, उससे कितना नंबर ऑफ शर्ट यानी कि आउटपुट बन करके बाहर आएगा, सिंपल बोलचाल भाषा में यही मतलब है। तो चलिए सिंपल भाषा आप समझ गए, अब थोड़ा इसको एकेडमिक लेवल पे भी देखते हैं, ठीक, मीनिंग देख लेते हैं। मैथमेटिकल फॉर्मूला इकोनॉमिक टू शो रिलेशनशिप बिटवीन, देखिए आउटपुट एंड इनपुट, रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट, इसी को थोड़ा फैंसी लाइन में क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट, का मशीन का टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप है ना, इसलिए मेनली क्या कंसीडर करते हैं, लेबर और कैपिटल को, ठीक है। तो ये उसका जनरल फॉर्म है, यहाँ पर देखिए क्यू क्या आपका आउटपुट है, और ए आपका टेक्नोलॉजी है, एल आपका लेबर है, और के आपका कैपिटल है। जैसे यहाँ पर देखिए सब लिख के दिए हैं, ये उसका फॉर्मूला है, क्यू यानी कि आउटपुट, एल आपका लेबर, के आपका कैपिटल, ए आपका टेक्नोलॉजी लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला, और अल्फा, अल्फा रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, ये हो गया आपका अल्फा, अल्फा रिप्रेजेंट कर रहा है आपका आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ लेबर, यानी कि लेबर को चेंज करने में क्या रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। बीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ कैपिटल, यानी कि कैपिटल को चेंज करने में क्या रिस्पॉन्स आएगा, ठीक। अब तो इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। शो कंट्रीब्यूशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, जैसा ये बताने को ही काम कर रहा है कि लेबर और कैपिटल का कंट्रीब्यूशन से आउटपुट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, हाउ मच आउटपुट चेंजेस व्हेन लेबर एंड कैपिटल चेंजेस, अगर लेबर और कैपिटल में चेंजेस करते हैं, यानी कि 2 से 3 लेबर रखते हैं, 4 लेबर रखते हैं, कैपिटल को बढ़ाते हैं, यहाँ पर आप कैपिटल को मशीन भी ले सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, तो भाई आउटपुट में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपल यही मतलब है कि अगर लेबर और कैपिटल को अगर हम चेंज करते हैं तो मेरा आउटपुट पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, वो कितना बढ़ता है या कितना घटता है, ठीक। अब ये एग्जाम में जो पूछने का उसका जो तरीका है एग्जाम में, अब कांस्टेंट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रिटर्न कैसे, देखिए यहां बोला जाता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 हो तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, क्या कि इक्वल टू 1 है, क्लियर। अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 1, ग्रेटर है यानी कि व्हाट, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, यानी कि इंक्रीजिंग रिटर्न दे रहा है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा लेस देन 1 है, इसका मतलब क्या है, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल,
ठीक है, तो शॉर्ट में इसको याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इनपुट्स आर सब्स्टिट्यूबल, यानी कि इफ लेबर बिकम्स कॉस्टली फर्म में यूज मोर कैपिटल एंड वाइस वर्सा। ठीक है, अगर क्या बोलते हैं, अगर लेबर कॉस्टली हो तो फर्म जो है क्या कर में यूज मोर कैपिटल, यानी कि ज्यादा कैपिटल का इस्तेमाल कर सकता है, आसान भाषा में मशीन को इस्तेमाल किया जा सकता है जरूरत पड़े तो। अब इसी में है क्या, डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न, यानी कि इफ ओनली वन इनपुट इंक्रीजेस अदर फैक्टर एक्स्ट्रा आउटपुट बिकम स्मॉलर, यानी कि सिर्फ ये उतना आपको काम करनी है। ये सिंपली बोल रहा है डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न, यानी कि जहां पर एक इफ ओनली वन इनपुट इंक्रीजेस एक्स्ट्रा आउटपुट बिकम स्मॉलर, अगर सिर्फ एक ही इनपुट को अगर इंक्रीज की जगह से हम दो आउटपुट हम लोग लेते हैं ना, एक लेबर को, एक कैपिटल को, एक लेबर को और एक कैपिटल को, तो अगर केवल एक ही को इंक्रीज कीजिएगा तो ऑब्वियस है जो आउटपुट का जो जो प्रोडक्शन बढ़ेगा और थोड़ा कम बढ़ेगा। ठीक है, हम लोग दो फैक्टर लेके चलते हैं ना, लेबर और कैपिटल। अब केवल आप लेबर बढ़ा दीजिएगा और कैपिटल नहीं डालिएगा तो ऑब्वियस है प्रोडक्शन में थोड़ा सा वो उतना अच्छा ग्रो नहीं करेगा जितना अच्छा दोनों को बढ़ाने में कर सकता है। ठीक, अब ये देखिए, ये आपका काम का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आउटपुट इलास्टिसिटी। अब ये देखिए अल्फा क्या रिप्रेजेंट करता है, ये अल्फा रिप्रेजेंट करता है इफ लेबर इंक्रीज बाय 1% आउटपुट इंक्रीज बाय हाउ मच, यानी कि 1% अगर लेबर बढ़ाते हैं तो आउटपुट में कितना परसेंट बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ भी सेम, अगर 1% कैपिटल बढ़ाते हैं तो आउटपुट कितना हम लोग का बढ़ेगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पे देखिए लिख के दिए हैं, अगर अल्फा 0.7 पे है, ठीक है, तो मान के चलिए क्या कि 10% लेबर इंक्रीज हो रहा है तो आपका आउटपुट 7% इंक्रीज हो रहा है। ये बस हाइपोथेटिकल उदाहरण है। और इसमें क्या है, अगर 10% कैपिटल इंक्रीज करते हैं तो आपका अगर बीटा 3 है, 0.3 है, इसका मतलब क्या कि आउटपुट आपका 3% से बढ़ रहा है। ठीक है, इसलिए ना इन दोनों को जोड़ करके अगर वो +1, मतलब ये वाला जो ग्रेटर देन 1 होता है, जब वो इन दोनों को जोड़ने पे, जैसे ये देखिए ग्रेटर देन जब वो होता है, तब ना इंक्रीजिंग रिटर्न दे रहा है, क्योंकि जब दोनों को जोड़िएगा तो ऑब्वियस है दोनों को जोड़ने से होगा क्या, दोनों का जोड़ने से अल्फा और बीटा दोनों को जोड़ने से क्या होगा, दोनों का आउटपुट पे इंपैक्ट डालेगा ना, वही बता रहा है ये। ठीक है, तो ये एग्जाम में नहीं, ये एग्जाम में ऐसा नहीं पूछा जाता है, एक गलत हम टिक बता दिए, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। इसे पूछता कैसे, देखिए इसमें आपको कांस्टेंट रिटर्न दे दिए, एक उदाहरण के तौर पर दिया हुआ है। अब आउटपुट इज इक्वल टू 5L और ये L का पावर 0.6 एंड K का पावर 0.4 दिया हुआ। ठीक है, अब इसमें हम लोग करते क्या है, इसको और इसको आपस में जोड़ देते हैं। देखिए अल्फा प्लस बीटा को जोड़े तो अल्फा प्लस बीटा को जोड़े यानी कि 0.6 0.4 कितना आ गया 1, तो 1 आया। इट मीन्स व्हाट, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1 मीन्स व्हाट, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। जैसे यहाँ पढ़े थे आप, ये बात देखिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू व्हाट, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम के लिए। सेम लाइकवाइज एक दूसरा उदाहरण भी ले लीजिए, अल्फा प्लस बीटा कितना होगा 1.3 ग्रेटर देन 1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या होगा आपका इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 1 है कि नहीं। जैसे यहाँ पर देखिए ये वाला तो चीज आ गया है, देखिए अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 1 की क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। तो ये था बच्चों। ठीक है, इसी प्रकार से डिक्रीजिंग का भी होगा, अगर अल्फा प्लस बीटा लेस देन 1 होगा तो क्या हो जाएगा वो, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल या डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, वही रिलेशनशिप बताने के लिए इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं। यूज इन मैक्रो इकोनॉमिक्स टू एक्सप्लेन इकोनॉमिक ग्रोथ, आपका सो हाउ आउटपुट चेंजेस विद टेक्नोलॉजी एंड लेबर एंड कैपिटल। टेक्नोलॉजी हालांकि फिक्स रहता है, ये सिंपली बस वही बताने काम कर रहा है भाई आउटपुट कैसे चेंज होगा, मतलब चेंज ई मीन्स याद रखिएगा कितना बढ़ेगा या कितना घटेगा। और वैसे लेबर और कैपिटल बढ़ाइएगा तो आउटपुट बढ़ेगा, लेबर और कैपिटल घटाइएगा तो आउटपुट घटेगा। ठीक है, हेल्प फ्रॉम डिजाइन लेबर एंड कैपिटल कॉम्बिनेशन। अब देखिए हर मशीन का और हर बिजनेस का एक पर्टिकुलर डिमांड होता है। अब मान लीजिए अब शर्ट का ही हम लोग जैसे एग्जाम्पल लिए थे, अगर आप एक साल में 10,000 नंबर ऑफ शर्ट ही एक कंपनी बेच पाती है, अगर आपकी कंपनी आप खोले हैं वो 10,000 नंबर ऑफ शर्ट ही बेच पाती है, तो आप ऐसा कॉम्बिनेशन सेट कीजिएगा भाई कि इतना ही में बेस्ट निकल के आए, यानी कि मिनिमम कॉस्ट हो और मैक्सिमम बेनिफिट हो। ठीक है, आपको कॉम्बिनेशन वैसे रखना पड़ता है लेबर और कैपिटल का कि भाई मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम बेनिफिट मिले। अब अनलिमिटेड अमाउंट का प्रोडक्शन नहीं करना चाहिएगा, क्यों, क्योंकि भाई अगर आप मात्र 10,000 नंबर ऑफ शर्ट ही बेच सकते हैं
तो अनलिमिटेड प्रोडक्शन करके क्या कीजिएगा, ठीक है, आपको तो उससे लॉस होने लगेगा ना, क्योंकि बेच ही नहीं पा रहे, स्टॉक में पड़ चला जाएगा। तो ये था। अब यहाँ पर एक सिंपल सा और न्यूमेरिकल एग्जांपल हम डाल दिए ताकि आप लोग किसी प्रकार का एग्जांपल कंफ्यूजन ना हो। मान लीजिए बहुत बार बोलता है भाई टोटल क्वांटिटी निकाल के दो, ठीक है, और आपको लेबर कैपिटल ये सब का वैल्यू गिवन है, तो जैसे इसमें था, तो मान लीजिए यहाँ पर जो भी गिवन वैल्यू रहेगा निकाल सकते हैं। अब ये इसका जान रहे हैं आप फंक्शन है, यहाँ पर आउटपुट इज इक्वल टू, ये आपका टेक्नोलॉजी था, और ये लेबर और कैपिटल। अब यहाँ पर मान लीजिए हम लोग लेबर और कैपिटल को, लेबर को लिए 16 और कैपिटल को लिए 9, तो बस वैल्यू खाली पुट कर दीजिए, 2 को 2 हो गया, और एल के जगह 16 था तो 16 बैठा दिए, के जगह 9 था तो 9 बैठा दिए, और ये 0.5 तो पावर पावर है ही। तो जब भी x का पावर ऐसे 0.5 हो ना, तो ये समझ लीजिए x बाय 1/2 होता है। इसका मतलब व्हाट, ये आपका स्क्वायर रूट है। तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर रूट में से कन्वर्ट कर दिए, तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 16 स्क्वायर रूट ऑफ 9, तो यहाँ पर 2 लिखने के बाद स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना हो जाएगा 4, 9 का स्क्वायर रूट 3, तो 2 और ये कितना हो जाएगा, सबको आपस में पूरा कर दीजिए, 4 दूनी 8 और 8 दिया 24, तो ये 24 यूनिट आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से निकालने का भी तरीका रहता है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। धन्यवाद।